friends and welcome back to this session of English class. बच्चों आज के सेशन में हमने जो पोएम पढ़ी थी अपने लास्ट सेशन में द माउंटेन एंड द स्क्विरल, इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे. पोएम हमने पढ़ ली थी लास्ट सेशन में, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट था जो हमारा बाकी रह गया है. तो आइए इसको ही देखते हैं. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव द exercise part of this poem. So today in this chapter we will start with the glossary and notes. We have read the poem and we have read many new words in the poem also. So उन्हीं words के बारे में आज हम पढ़ेंगे. First word है squirrel. This is a noun, a small tree climbing bushy tailed animal. यानी कि गिलहरी, गिलहरी को squirrel बोलते हैं. तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में जो इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं वो बहुत इलेबोरेटेड है और हिंदी में जो हम मीनिंग पढ़ेंगे वो एक वर्ड में है. ठीक है ना. फॉर्मर, फॉर्मर इज अगेन अ नाउन वर्ड. द फर्स्ट ऑफ द टू थिंग्स और पर्संस ऑलरेडी मेंशन, यानी कि जब दो बातों का मेंशन होता है, दो बातों का उल्लेख करते हैं हम, तो उसमें जो पहली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वो होता है फॉर्मर. ठीक है ना, पूर्व या पहले का. लेटर ये भी एक नाउन है. द सेकेंड ऑफ द टू थिंग्स और पर्संस ऑलरेडी मेंशन, यानी कि अभी जैसे बताया आपको दो चीजों का मेंशन किया. फर्स्ट जो थिंग होगी वो फॉर्मर होगी और जो सेकंड थिंग जिसका हमने मेंशन किया होगा वो होगी लेटर, यानी पश्चात बात का. नेक्स्ट वर्ड इज लिटिल प्रिग. हियर नाउन, यहाँ पे ये नाउन है क्योंकि ये गिलहरी के लिए यूज किया गया है. अ सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, यानी कि आत्मसंतुष्ट तुच्छ जीव. जो हम कोई बहुत ही ऐसा यूं कहते ना कि बड़ा ही बेकार सा है वो, तो उसके लिए ये लिटिल प्रिग ऐसा वर्ड यूज किया है. Bun, again a noun, refer to the squirrel because of thick hair on its body. उसके शरीर पे जो घने बाल है उसकी वजह से स्क्विरल को, गिलहरी को यहाँ पे रिफर किया गया है, घने बालों वाला. Doubtless is an adverb, without doubt यानी कि बेशक, बिना किसी शक के. Disgrace noun है, loss of respect या फिर अपमान. Occupy verb है, टेक पोजिशन ऑफ यानी ग्रहण करना, धारण करना. कोई चीज को आप जब लेते हो तो वो दैट इज ऑक्यूपाइंग. ठीक है ना. स्प्राई एडजेक्टिव. निम्बल क्विक मूविंग या फिर फुर्तीला चंचल, जो चंचल होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्विरल इज अ स्प्राई, तो उसके लिए ही वर्ड यूज किया गया है. डिनाई वर्ब है अगेन. से दैट इट इज नॉट ट्रू, यानी कि जब ये हम कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इनकार करना. टैलेंट इज अ नाउन, स्पेशल एबिलिटी और स्किल, यानी कि प्रतिभा, दक्षता. कोई चीज में हम जो हमारा स्पेशल टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है. डिफर इज अ वर्ब, टू हैव एन अपोजिट ओपिनियन, मतभेद होना. हम हमारा हर चीज में हर एक के साथ हम सहमत हो ऐसा नहीं होता, हम डिफर भी करते हैं, तो डिफर यानी मतभेद होना. वाइजली एडवर्ब है एक, विद गुड नॉलेज, यानी बुद्धिमानी से, चतुराई से. क्रैक इज अ वर्ब, टू ब्रेक, तोड़ना. क्या तोड़ने की बात की गई थी इस पोएम में? टू क्रैक अ नट, है ना, नट को तोड़ने की. अब देखिए ये जो पार्ट्स हैं, दीज वी हैव डन. द स्क्विरल वॉज वेरी वाइज, ट्रू फॉल्स बताना है. द स्क्विरल वॉज वेरी वाइज, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है ना. स्क्विरल बहुत ही वाइज थी, समझदार थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रू. सेकेंड है द माउंटेन वॉज प्राउड ऑफ इट्स साइज. माउंटेन जो था, जो पर्वत था, वो अपनी साइज के लिए बहुत ही प्राउड था, अहंकार था उसको. ये भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू लिखेंगे, तो यानी फर्स्ट सेकेंड दोनों ट्रू है. द स्क्विरल आर्ग्यूड दैट एवरीवन हैज हिज हर ओन क्वालिटीज. स्क्विरल ने आर्ग्यू किया यानी तर्क वितर्क किया कि हर किसी की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे भी आप ट्रू लिखेंगे. द स्क्विरल कैन नॉट ब्रेक अ नट. स्क्विरल यानी गिलहरी एक नट को नहीं तोड़ सकती. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे. एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स. बिगर क्रिएचर्स हैव नो राइट टू बी प्राउड ऑफ देयर साइज, यानी कि जो बड़े बड़े जो क्रिएचर्स होते हैं साइज में, उनको कोई हक नहीं है कि वो अपने साइज को लेके बहुत प्राउड फील करे, अहंकार हो. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये भी ट्रू है. सो एक्सेप्ट फोर ऑल आर ट्रू. फोर्थ वाला सिर्फ हमारा फॉल्स है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ आर ट्रू. अब देखिए थिंक एंड राइट. टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे कुछ 4 हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है. हु इज रिफर्ड टू एज बन,
इस पोएम में वन किसको कहा गया है? फॉरेस्ट यानी जंगल, माउंटेन यानी पहाड़, स्क्विरल यानी गिलहरी को, या फिर वेदर यानी मौसम को। तो इस पोएम में वन कहा गया है स्क्विरल को। स्क्विरल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट मीन्स, इसका क्या मतलब है ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट का? द स्क्विरल इज द मोस्ट वाइज क्रिएचर, कि स्क्विरल सबसे ज्यादा वाइज क्रिएचर है, सबसे ज्यादा समझदार क्रिएचर है। ऑल एनिमल्स आर वाइज, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो समझदार होते हैं, वाइज होते हैं। या फिर इसका मीनिंग है नेचर हैज गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स, प्रकृति ने हर एक को अलग अलग टैलेंट्स दिए हुए हैं। या फिर वाइज पर्सन कीप साइलेंट, जो समझदार लोग होते हैं वो साइलेंट रखते हैं, वो लोग चुप रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, नेचर हैज गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये इसका सही जवाब हुआ। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द वर्ड्स दैट रेफर टू द माउंटेन एंड द स्क्विरल एंड पुट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। इस पोएम में जो माउंटेन और स्क्विरल के लिए वर्ड्स यूज हुए हैं उनको हमें इस बॉक्सेस में लिखना है। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि माउंटेन के लिए लार्ज और स्क्विरल के लिए स्प्राई, ये वर्ड यूज हुए हैं। तो ऐसे ही और कौन से शब्द हैं? तो देखिए माउंटेन के लिए लार्ज, बिग, ये शब्द यूज हुए हैं, और स्क्विरल के लिए स्प्राई, लिटिल प्रिग, स्मॉल, ये सारे वर्ड्स यूज हुए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? द एक्सप्रेशन टेकन इन लाइन 8 ऑफ द पोएम इज अ फ्रेजल वर्ब। अगर आप इस पोएम की लाइन नंबर 8 देखेंगे तो उसमें एक वर्ड आया है टेकन इन, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब एक्चुअली होता क्या है समझते हैं इसको। When a verb is followed by a preposition or an adverbial particle, it is called a phrasal verb. जब एक वर्ब का शब्द जो होता है उस फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, उसके आगे जब प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है ना, या फिर एक एडवर्बियल पार्टिकल लगता है, तब हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेकन इन, टेकन क्या है? टेकन एक वर्ब है और इन प्रेपोजिशन है, तो इसलिए दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। The meaning of a phrasal verb is different from the meaning of its parts. फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है डिफरेंट होता है अगर हम इसके पार्ट्स अलग अलग देखें तो। टेक का मीनिंग अलग होता है एंड इन का मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन टेकन इन, टेक एंड इन हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम टेकन इन में देखें तो टेक का मतलब क्या होता है? लेना, और इन का मतलब अंदर, तो अंदर लेना ऐसा होगा ना। have independent meanings, but when in is needed to take, it becomes a phrasal verb. लेकिन जब in जो है हम take में मिलाते हैं तो इसका एक अलग मीनिंग होता है, phrasal verb हो जाता है, and it means consider और included। तो इसका मीनिंग उस समय हो जाता है कंसिडर करना या फिर इंक्लूड करना, यानी शामिल करना, which is different from the meaning of its parts, जो कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स की मीनिंग देखिए उससे बिल्कुल डिफरेंट है ऑल टुगेदर। तो इसी तरह से कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, इसको हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह से करना है। अब देखिए पिक आउट अदर फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द पोएम। तो और जो अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं जो पोएम में यूज हुए हैं वो कौन से हैं? मेक अप, टेकन इन, तो ये हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स का यूज हुआ है इस पोएम में। अब देखिए फिल इन द पैसेज गिवन बिलो विद द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब दिए, उनके मीनिंग दिए, पहले उनको समझते हैं और फिर इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। पुट ऑन, इसका मीनिंग होता है टू वियर, यानी कुछ पहनना। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी कि किसी की देखभाल करना। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू का मतलब आप समझते हैं ना कि कोई चीज लगातार होना। पास अवे का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट हो जाना कोई चीज। लुक आउट का मतलब है टू वॉच, देखना। एंड ब्रिंग अप का मतलब है रियर अ चाइल्ड, यानी बच्चे को बढ़ाना। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे कैसे इसका यूज होता है। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन विद प्रॉपर केयर, यानी कि माता पिता अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं। दे मेक देम लर्न हाउ टू पुट ऑन ड्रेसेस, यानी कि वे बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। दे ब्रिंग अप देयर किड्स विद अफेक्शन, यानी कि वे बच्चों को बड़ा करते हैं बहुत ही प्यार से। ब्रिंग अप यानी बड़ा करना। दे कैरी ऑन देयर एजुकेशन इन बेस्ट पॉसिबल स्कूल, और वे बच्चों की पढ़ाई जो है जितना अच्छा स्कूल हो सके वहां पे करवाते हैं। द टाइम पासिस अवे फास्ट, टाइम जो है बहुत जल्दी बीतता है। द पेरेंट्स बिकम ओल्डर, पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। देन द चिल्ड्रेन लुक आफ्टर देयर ओल्ड पेरेंट्स, और उस समय
बच्चे जो है वो अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखते हैं। तो देखिए फर्स्ट में लुक आफ्टर, सेकेंड में पुट ऑन, देन थर्ड में ब्रिंग अप, फोर्थ में कैरी ऑन, फिफ्थ में पासेस अवे एंड देन अगेन सिक्स्थ में लुक आफ्टर। और इसी तरह से लेट्स टॉक में हमारे वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर एंड अगेंस्ट में हमें लिखना है कोई भी एक टॉपिक पे, तो हम एक टॉपिक पे लिखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। ये टॉपिक्स कौन कौन से हैं? नो फिंगर इन अ हैंड इज बेटर देन द अदर, यानी कि हर उंगली का अपना अलग महत्व है हमारे हाथ में, एक उंगली दूसरे से बेहतर नहीं है। स्मॉल थिंग्स आर लेस कॉस्टली देन बिग वंस, यानी कि छोटी चीजें कम कॉस्टली होती हैं, कम महंगी होती हैं बड़ी चीजों से। या फिर अ नीडल इज नॉट एज यूजफुल एज अ स्वॉर्ड, एक सुई इतनी यूजफुल नहीं होती जितनी कि एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार होती है। तो फॉर यानी पक्ष और विपक्ष में लिखना, ये हम देखेंगे अभी आगे। इसी तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है और एक्टिविटी पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज अब हम किस तरह से करेंगे। So we will start with the exercise of word study. Look up a dictionary and find out what each one of these phrasal verbs means and try to use them in sentences. So here are some phrasal verbs given. We will see their meanings and then we will write a sentence. Take after, it means to look like someone, यानी किसी की तरह दिखना। John takes after his brother, यानी कि जॉन अपने भाई की तरह दिखता है। Take away, it means to deprive of. The government took away all of his property. Deprive of का मीनिंग किसी से कुछ छीन लेना है ना, तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसकी सारी प्रॉपर्टी, जमीन जो है वो जब्त कर ली। टेक बैक, टू एक्सेप्ट वंस रॉन्ग, किसी ने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करना। फीलिंग सॉरी, ही टुक बैक हिज वर्ड्स फॉर मी, उसको सॉरी फील हुआ, उसको बुरा लगा और उसने अपने कहे हुए शब्द मेरे लिए वापस लिए। देन टेक डाउन, इट मीन्स टू पुल डाउन। He took down his formal dress and wore a night dress. To pull down यानी कि कोई चीज उतारना है ना, कोई चीज हटा देना। तो उसने अपनी फॉर्मल ड्रेस जो है वो निकाली और एक नाइट ड्रेस पहन ली। टेक ऑफ का मतलब है टू रिमूव यानी हटाना। यू मस्ट टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग अ टेम्पल, यानी कि तुम्हें मंदिर में प्रवेश के पहले अपने जूते निकाल देने चाहिए। टेक ऑन मीन्स टू एम्प्लॉय, किसी को कोई काम देना। The manager took on some new staff, यानी कि मैनेजर ने कुछ नया स्टाफ रखा। took on यानी कि उसको एम्प्लॉय किया। टेक आउट, टू रिमूव, टेक आउट का मीनिंग अगेन टू रिमूव यानी कुछ हटाना। टेक आउट योर बुक्स एंड रीड चैप्टर 7, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अपनी बुक्स को निकालो और चैप्टर 7 को रीड करो। टेक ओवर, टू सक्सीड, यानी किसी चीज के सक्सीड करना। द प्रिंस टुक ओवर द थ्रोन ऑफ हिज फादर, यानी जो राजकुमार था उसने अपने पिता का थ्रोन यानी कि जो उनका जो गद्दी थी उसको टुक ओवर किया, उसको हस्तांतरित होती है ना, तो वैसे ही उसको किया। टेक अप मीन्स टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज को शुरू करना। आई विल टेक अप माई ड्यूटीज फ्रॉम टुमारो, मैं अपनी सारे ड्यूटीज जो है कल से शुरू करूंगा, कल से निभाऊंगा। अब देखिए फॉर एंड अगेंस्ट जो था हमें इसमें हमने लिखना था, तो हमने नो फिंगर इन हैंड इज बेटर देन द अदर, इस टॉपिक पे लिखेंगे। तो इसके फॉर में यानी इसके पक्ष में देखिए, ऑल द फिंगर्स इन हैंड हैज द सेम इंपॉर्टेंस, हमारे हाथ में जितनी भी उंगलियां हैं सबकी एक जैसी इंपॉर्टेंस होती है, महत्व होता है। नो फिंगर इन हैंड इज बेटर देन दी अदर, यानी कि किसी एक उंगली की दूसरी उंगली से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इवन इफ वन फिंगर बी इट स्मॉल वन और बिग वन is not in its place, then the hand without a finger will not look good. Suppose हमारी फिंगर कोई एक नहीं है ना, या फिर उंगलियों की जगह बदल गई तो फिर हमारा हाथ अच्छा नहीं लगेगा। So all the fingers of the hand are good. So इसलिए हमारे हाथ की सारी उंगलियां अच्छी हैं। They altogether make a hand good, और ये एक साथ मिलके हमारा हाथ सुंदर बनाती हैं। अब इसके अगेंस्ट में यानी विपक्ष में देखिए, ऑल द फिंगर्स ऑफ अ हैंड आर नॉट ऑफ द सेम इंपॉर्टेंस, हाथ की सारी उंगलियों की एक जैसी इंपॉर्टेंस महत्व नहीं है। वी कांट वियर अ रिंग इन एवरी फिंगर ऑफ आवर हैंड, हम अपने हाथ की सारी उंगलियों में जो है अंगूठी नहीं पहन सकते। ऑल द फिंगर्स लुक डिफरेंट, सारी उंगलियां अलग अलग तरह की दिखती हैं। द रिंग फिंगर ऑफ अ हैंड फॉर मी इज बेटर देन दी अदर फिंगर्स ऑफ अ हैंड, मेरे लिए मेरे हाथ की जो रिंग फिंगर यानी कि जिसमें मैं रिंग पहनती हूँ
वो फिंगर और दूसरी उंगलियों से ज्यादा अच्छी है। तो ये चूंकि हमें पक्ष विपक्ष दोनों में लिखना है तो हमें लिखना ही पड़ेगा। भले ही हम किसी एक ही चीज को मानते हो, लेकिन हमें दोनों चीजों पे लिखना पड़ता है। अब देखिए कंपोजिशन, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन एवरीवन हैज हिज हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कि हर किसी की अपनी अपनी जो है स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है, यानी कि शक्तियां भी होती है और कमजोरी भी होती है। तो देखिए इस पे किस तरह से लिखेंगे, वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रेंथ। हम सबकी अपनी अपनी शक्तियां होती है, स्ट्रेंथ होती है। सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग इन राइटिंग, कुछ लोग जो है राइटिंग में यानी लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। सम इन थिंकिंग, कुछ लोगों की विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है। सम इन बिजनेस एटसेट्रा, कुछ लोग बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा करते हैं। लाइकवाइज वी ऑल हैव आवर ओन वीकनेसेस, और इसी तरह से हमारी सबकी अपनी अलग अलग कमजोरियां भी होती हैं। सम पीपल आर वीक इन स्टडीज, सम इन स्ट्रेंथ एटसेट्रा। कुछ लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं, कुछ लोग ताकत में कमजोर होते हैं। Thus everyone has his her own strengths and weaknesses. तो इस तरह से हर किसी की अपनी अपनी कमजोरियां और शक्तियां होती हैं। So it is rightly said that everyone has his her strengths and weaknesses. तो इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि हर किसी की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। अब देखिए एक पैराग्राफ है, इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे। मैं अपने माता पिता के साथ कल चिड़ियाघर गया। मैं लाइन टू लाइन आपको बताती हूँ। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, yesterday, कल यानी कि बीता हुआ कल, yesterday I went to visit the zoo with my parents, इसके साथ गए हैं तो with। वहां हमने अनेक जानवर देखे, जैसे शेर, सफेद बाघ, हाथी इत्यादि। इसका क्या होगा, there we saw many animals like lion, white tiger, elephant etc. नेक्स्ट लाइन देखिए, वहां मैंने खिलौना रेलगाड़ी की सवारी की। तो इसका क्या होगा, देयर आई टुक अ राइड ऑफ अ टॉय ट्रेन, खिलौना रेलगाड़ी यानी कि टॉय ट्रेन। नेक्स्ट लाइन, वहां अनेक प्रकार के झूले तथा मनोरंजन के अन्य साधन भी उपलब्ध थे। तो इसका क्या होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ स्विंग्स, झूले, झूले को स्विंग्स बोलते हैं, एंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट वर ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है, ये इस लाइन का हुआ ट्रांसलेशन। एंड लास्ट लाइन, हमने वहां भरपूर आनंद उठाया। इस लाइन का ट्रांसलेशन होगा, वी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रांसलेशन एक एक लाइन बाय लाइन मैंने बताया, ताकि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आए। तो बच्चों आज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ा है कि एक उसमें वर्ब होता है दैट इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, और इसी तरह से हमने ट्रांसलेशन पार्ट देखा है और कई सारी चीजें देखी। इन सबको आप फिर से लाइन बाय लाइन देखिए, सारी स्लाइड्स देखिए और अच्छी तरह समझिए। We will again meet in the next session with a new chapter. Till then, take care of yourself, clean your city, clean your surroundings, and have a nice day. Thank you. Bye.